हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आप सबका स्वागत है न्यू राकेश चैनल में, जहां पे आपको एनटीएससी और बोर्ड्स की प्रिपरेशन कराई जाती है। मेरा नाम है अंकेश और मैं आप सबको फिजिक्स पढ़ाता हूं। तो बच्चों, अभी हम पढ़ रहे थे बहुत ही खूबसूरत चैप्टर लाइट एंड रिफ्लेक्शन का, जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। हमने बेसिक एक क्यूरियस क्वेश्चन से लेके कि स्काई ब्लू ही क्यों है, हम कोई भी ऑब्जेक्ट देखते हैं उसका एक पर्टिकुलर कलर ही क्यों होता है, क्या वाइट लाइट डिफरेंट कलर से मिलके बनी हुई होती है, और बहुत सारी चीज़ें जैसे प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट, फिर क्या है नेचर ऑफ लाइट। और उसके बाद हमने देखा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में, फिर हमने देखा प्लेन मिरर। तो जिनने इनके पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो जाके ज़रूर देखें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और हर बार की तरह मेरी आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, चूहे खाना बंद करिए और लेक्चर को एंड तक फॉलो करिए, क्योंकि आपको यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो बच्चों, अभी हमने पढ़ा था लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, उसके बाद हमने प्लेन मिरर पढ़ा। प्लेन मिरर में बहुत सारी चीज़ें देखी, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, और हमने ये भी देखा कि दो तरह के रिफ्लेक्शन होते हैं, एक रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरा क्या होता है, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन की अगर बात करें तो उससे हमें एक इमेज फॉर्मेशन टेक्स प्लेस होता है, पर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के केस में ऐसा पॉसिबल हो ज़रूरी नहीं। और हमने क्या देखा था, मिरर का कोई कितना भी छोटा पार्ट हो वो हमेशा कंप्लीट इमेज बनाता है, पर वो हम हैं कि हमारे पास सारी रेज नहीं आ पाती, इसलिए हमको या कि फेस दिखेगा या कि लेग दिखेगा या कोई चीज़, पर मिरर हमेशा कंप्लीट इमेज बनाता है। इसका एग्जांपल क्या है, जब उसी मिरर को आप थोड़ा टिल्ट करके देखते हो तो आपको पता चल जाता है कि नहीं, दूसरे बॉडी पार्ट्स की भी इमेज बन रही है। तो इस तरीके से हमने सारी चीज़ों को देखा था। चलिए देख लेते हैं, हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के कौन कौन से फॉर्मूले पढ़े थे। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ये कोई भी सरफेस हो, कैसा भी सरफेस हो, ये हमेशा वैलिड होगा, है ना। रेगुलर, इरेगुलर, ठीक है, स्फेरिकल, कोई भी शेप की सरफेस होगी ये हमेशा वैलिड होगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। और दूसरा हमने क्या देखा था, इंसिडेंस रे। मान लो ये एक प्लेन सरफेस है जिससे रिफ्लेक्शन हो रहा है, ये पॉलिश सरफेस है। अगर मान लो यहाँ पे रे स्ट्राइक कर रही है तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया, और यहाँ पे क्या है, नॉर्मल। तो हम ये देखते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइज ऑन द सेम प्लेन। यहाँ पे आई इज इक्वल टू आर भी था, है ना, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। फिर उसके बाद हमने देखा कि रे को तो एक्चुअल में ऐसा जाना था, पर रे कैसे हो गई, टिल्ट हो गई। तो हम ये देखेंगे कि ये कितना डेविएट हो गई, अपने पाथ से कितने एंगल डेविएट हो गई, तो ये कितना होगा, टोटल एंगल लीनियर पेयर से 180 होगा, तो 180 माइनस ट्वाइस ऑफ आई, क्योंकि आई प्लस आर करोगे तो आई और आर दोनों बराबर हैं, तो ट्वाइस ऑफ आई। ये क्या हो गया, एंगल ऑफ डेविएशन कहलाता है कि रे कितना डेविएट हो गई अपने पाथ से। फिर हमने इसके बाद ये भी देखा था बच्चों, यहाँ पे हमने ये भी देखा था कि अगर दो प्लेन मिरर रखे हैं एक एंगल पे, दो प्लेन मिरर्स एक एंगल पे रखे हैं, तो वहाँ पे टोटल डेविएशन कैसे, मान लो ये रे यहाँ पे टकराई, फिर यहाँ आई, फिर ऐसे चली गई, तो यहाँ पे टोटल रे का डेविएशन, एक्चुअल पाथ तो क्या थी, ये जाना था, पर रे कैसी जा रही, ऐसी जा रही है, तो यहाँ पे नेट डेविएशन क्या था, तो यहाँ पे अगर ये थीटा था तो हमने निकाला था पिछले वाले एंगल में 360 माइनस ट्वाइस ऑफ थीटा। तो जिनने इसके पहले का लेक्चर नहीं देखा है तो जाके देखिए। और एक और आपसे विनती है या रिक्वेस्ट है, आपको कुछ भी अच्छा या बुरा लगे तो ज़रूर कमेंट करें, और आपको कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो आप ज़रूर बताएं, हम उस पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं बच्चों अब क्वेश्चन की तरफ। आज देखते हैं पहला क्वेश्चन, आज सिर्फ हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। देखते हैं, अ प्लेन मिरर इज इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा विथ हॉरिजॉन्टल एज शोन इन द फिगर। हमारे पास एक प्लेन मिरर है जो कि वो हॉरिजॉन्टल से क्या बना रहा है बच्चों, थीटा एंगल बना रहा है। क्या बना रहा है बच्चों, थीटा एंगल बना रहा है, एज शोन इन द फिगर, एक फिगर में दिया हुआ है, ठीक है। If the ray incident from 10 degree above the horizontal become vertical after reflection। अब ये क्या है, ये हमारा प्लेन मिरर है। अब रे इस पे कैसे, ये अगर मान लो हॉरिजॉन्टल हो गया अपना, ये क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल हो गया, तो रे हमारा इससे कितने डिग्री का एंगल बना रही साहब, 10 डिग्री का। ये एंगल कितना है बच्चों, 10 डिग्री का। अब वो क्या बोल रहा है, अब क्या बोल रहा है
कि हॉरिजॉन्टल एंड बिकम वर्टिकल आफ्टर रिफ्लेक्शन। जब ये स्ट्राइक करती है तो ये 10 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। अब उसके बाद स्ट्राइक करने के बाद रिफ्लेक्टेड रे क्या करती है, 90 वर्टिकल हो जाती है, एकदम सीधी हो जाती है। तो आपको क्या बताना है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। ये थीटा जो है, इस थीटा की वैल्यू क्या होगी, थीटा की वैल्यू क्या होगी। बहुत ध्यान से अगर देखोगे बच्चों तो एक चीज़ बताओ, ये क्या है, प्लेन मिरर है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करने के लिए सबसे पहले जिस पॉइंट पे स्ट्राइक करेगा तो वहाँ पे अपन क्या खींचेंगे बच्चों, नॉर्मल। क्या खींचेंगे, नॉर्मल। अब नॉर्मल, एक चीज़ बताओ, ये वाला एंगल कौन सा बच्चों, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होगा। अब बहुत ध्यान से अगर देखोगे, बहुत ध्यान से देखोगे अगर, तो आप क्या पाओगे, सबसे पहले हम देखें कि ये वाला एंगल हम किसी तरह निकाल सकते हैं क्या। अगर ये थीटा है, ये 90 होगा, वर्टिकल हो गई भाई, तो ये 90 होगा। तो ये क्या होगा बच्चों, 90 माइनस थीटा होगा। अगर ये 90 माइनस थीटा है और ये नॉर्मल हमेशा क्या है, प्लेन ऑफ द मिरर से कितना एंगल, ये पूरा एंगल कितना होगा, 90 होगा। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, थीटा हो जाएगा। अगर ये थीटा है तो ये पूरा कंप्लीट एंगल कितना होगा बच्चों, ये पूरा कंप्लीट एंगल हो जाएगा थीटा। तो अब ये वाला एंगल कितना बचेगा साहब, ये वाला एंगल होगा थीटा माइनस 10, थीटा माइनस 10। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर से ये थीटा है तो ऊपर वाला भी थीटा होगा। पर अगर सिर्फ इतने की बात करें, कितने की बात करें, इतने की बात करें, तो ये कितना होगा, थीटा माइनस 10 डिग्री होगा। अब बहुत ध्यान से देखो, थीटा प्लस थीटा माइनस 10 ये क्या है, ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है, दोनों के बीच में एंगल कितना होगा बच्चों, 90 डिग्री होगा। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो कि थीटा प्लस थीटा माइनस 10 डिग्री इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। कितना, 90 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ से देखोगे तो 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 90 डिग्री प्लस 10 डिग्री। 90 डिग्री प्लस 10 डिग्री करोगे तो यहाँ से अगर देखोगे तो वैल्यू क्या आएगी, 2 थीटा इज इक्वल टू 100 डिग्री होगा। तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100 डिवाइडेड बाय 2, तो ये क्या आएगा, 50 डिग्री। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि क्या आएगा, 50 डिग्री। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, थीटा इज इक्वल टू 50 डिग्री। चले बच्चों आगे चलते हैं। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, सिर्फ आपको ये याद रखना था कि जहाँ पे रे स्ट्राइक करे सबसे पहले नॉर्मल बनाओ, फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब यहाँ पे हमको थीटा दिया है तो हमने यहाँ से एक रिलेशन निकाल लिया कि ये थीटा है, तो क्या इसको हम निकाल सकते हैं, हाँ, क्योंकि ये टोटल एंगल 90 होगा, तो ये अगर 90 माइनस थीटा है तो ये भी क्या होगा, ये थीटा हो जाएगा। तो इस तरीके से इन सारी चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं और ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो चलते हैं बच्चों अब नेक्स्ट चलते हैं बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के ऊपर है। तो हम जानते हैं कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कब कब एप्लीकेबल है, कोई भी तरह की सरफेस हो पर सरफेस का पॉलिश्ड होना ज़रूरी है। अब अगर कोई ग्लास स्लैब भी है पर वो ट्रांसपेरेंट है तो लाइट तो पास कर जाएगी, वो रिफ्लेक्ट नहीं करेगी, तो पॉलिश सरफेस होना ज़रूरी है। और हमने ये भी देखा था कि कोई भी तरह का सरफेस हो, पॉलिश सरफेस, रिफ्लेक्शन जरूर होगा और वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को भी फॉलो करेगा। आइए देखते हैं, जैसे रेगुलर रिफ्लेक्शन के केस पे क्या था बच्चों, अगर इसकी बात अगर करें हम, तो रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या था कि पैरेलल बीम ऑफ लाइट्स आ रही थी, तो हम क्या कर रहे थे, जिस पॉइंट पे स्ट्राइक कर रही थी वहाँ पे नॉर्मल खींच रहे थे, वहाँ पे क्या कर रहे थे, नॉर्मल खींच रहे थे, ये बाउंस बैक हो गए, ये बाउंस बैक हो गए। तो जब रेगुलर सरफेसेस थी तो वहाँ पे पैरेलल बीम ऑफ लाइट आएगी तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट जाएगी भी, ठीक है ना। इस तरीके से हम देख सकते हैं। दूसरा क्या हो गया, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन क्या हो गया, अब देखो इधर डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन का क्या है कि यहाँ पे सरफेस क्या होती है बच्चों, जैसे पहले रेगुलर सरफेस थी, यहाँ पे क्या होता है, इरेगुलर सरफेस हो गई। तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट आएंगी तो, पर आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलल रहें ज़रूरी नहीं है। जैसे यहाँ पे ये और ऐसा हो गया, तो यहाँ पे पहले तो पैरेलल आई पर डिफ्यूजन के बाद, पर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जरूर फॉलो करेंगी। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को ये ज़रूर फॉलो करती हैं, पर इनका केस में क्या इमेज फॉर्मेशन नहीं हो पाता। मतलब पहला भी सही है, दूसरा भी सही है,
थर्ड क्या बोल रहा है, फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ आर ट्रू, मतलब ये एक्चुअल में सही थर्ड होना चाहिए। ग्लास स्लैब की अगर बात करें तो ये कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, और ट्रांसपेरेंट चीज कभी भी रिफ्लेक्ट नहीं करती। तो आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा बच्चों इसका थर्ड, इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। कंसिडर द फिगर शोन, यहाँ पे हमको क्या है, एक फिगर दिया है, द रिफ्लेक्टेड रे इज परपेंडिकुलर टू द इंसिडेंट रे, द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ द रे इज। यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, मतलब ये टोटल एंगल कितना है बच्चों, 90 डिग्री, और एंगल यहाँ पे क्या बोल सकते हो, एंगल आई प्लस एंगल आर इज इक्वल्स टू 90 डिग्री है, तो क्या बोल सकते हो, ट्वाइस ऑफ एंगल आई इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ट्वाइस ऑफ एंगल आई इज इक्वल्स टू क्या बोल सकते हो बच्चों, 90 डिग्री। तो यहाँ से देखोगे तो एंगल आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45 डिग्री। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना बोल सकते हैं बच्चों अपन, 45 डिग्री। आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। चलते हैं बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है प्लेन मिरर के ऊपर। अब प्लेन मिरर किसकी तरह बिहेव करता है, जैसे कि हमने अपने लेक्चर्स में भी बात की है, प्लेन मिरर इज इक्वल्स टू नकलची बंदर, हाइट सेम एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, length same as that of object, distance of the image and distance of the object from the mirror वो भी सेम होता है। सारी चीज़ें हमने क्या देखा था, सारी चीज़ें सेम होती है, पर इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल, जिनको हम एक स्क्रीन में ऑब्टेन नहीं कर पाते थे, ठीक है ना। तो ये सारे पॉइंट्स अगर आपको ध्यान होंगे तो ये क्वेश्चन करना बहुत आसान हो जाएगा। अब देखो, टू प्लेन मिरर्स आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर एज शोन इन द फिगर, देयर इज एन ऑब्जेक्ट ओ प्लेस्ड बिटवीन द मिरर। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट O है जो प्लेस बिटवीन द मिरर है 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर 2 से अगर बात करें तो कितनी दूरी पे रखा हुआ है, 10 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है, ठीक है। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट टू इमेज फ्रॉम M2 फॉर्म्ड बाय M2 फ्रॉम M2। हमें क्या बोल रहा है कि जो इमेज इसके द्वारा किससे, M2 से बनाई गई हैं, वो उससे कितनी दूरी पे रहेंगी। तो बहुत ध्यान से देखो, तो अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे 10 फर्स्ट टू इमेज, क्या बहुत सारी इमेज बनना पॉसिबल है या एक ही इमेज बनेगी, सर बहुत सारी इमेज बनेंगी। क्यों देखो, सबसे पहले ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा इसके लिए, तो इमेज भी 10 सेंटीमीटर दूर बन जाएगी, इधर बन गई, ठीक है, 10 सेंटीमीटर में। अब दूसरी बात अगर बात करें तो क्या होगा, यही इसके लिए भी ऑब्जेक्ट का काम करेगा, यही ऑब्जेक्ट इसके लिए भी ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तो इसके लिए भी ये इमेज बन जाएगी 10 सेंटीमीटर में, ठीक है। अब एक चीज़ बताओ, क्या इसकी इमेज जो होगी ये इसके लिए फिर से क्या किसकी तरह काम कर जाएगा, ऑब्जेक्ट की तरह काम कर जाएगा। तो अब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी हो गई बच्चों, 10 + 10 + 10 30 सेंटीमीटर। तो इमेज डिस्टेंस भी कितना हो जाएगी, 30 सेंटीमीटर। कहाँ पे आएगी बच्चों, 30 सेंटीमीटर में। तो दो इमेजेस के बारे में बताना था, तो पहली इमेज तो 10 सेंटीमीटर में हो गई इसकी, दूसरी इमेज क्या हो गई, 30 सेंटीमीटर में। अब देखो तीसरी इमेज कहाँ पे बनेगी, तीसरी इमेज के बारे में भी आप बहुत अच्छे से ध्यान दे सकते हो। अब इसके कारण जो इसके लिए इमेज बनेगी ये 30 सेंटीमीटर में बनेगी, फिर उसके कारण यहाँ पे निकालोगे, तो इस तरीके से आप जितनी भी नंबर ऑफ इमेज का पूछेगा सबके बारे में निकाल सकते हो। तो पहली इमेज कितने में, 10 सेंटीमीटर में, और दूसरी 30 सेंटीमीटर में। कोई ऑप्शन है, हाँ थर्ड ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है बच्चों, थर्ड ऑप्शन है। तो आप देख सकते हो कि आंसर इसका क्या हो गया, थर्ड हो गया, ठीक है। आई होप सो समझ में आ रहा होगा। चलते हैं बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसको बहुत सारे लोग डेरिवेशन की तरह भी पढ़ाते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। मिनिमम लेंथ ऑफ द प्लेन मिरर, कि किसी भी प्लेन मिरर की कितनी मिनिमम लेंथ हो कि उस चीज को हम पूरी तरीके से देख पाएं। तो पहला केस क्या है, The minimum length of a plane mirror required to view the full image of a person is half of its height। हमको प्रूफ क्या करना है कि किसी भी इंसान को अपनी खुद की फुल अगर इमेज देखना है तो कम से कम जो मिरर की हाइट होगी वो कितनी होनी चाहिए, पर्सन के हाइट की आधी होनी चाहिए, नहीं तो वो कंप्लीट इमेज नहीं देख पाएगा। तो आइए देखते हैं, इसको प्रूफ करते हैं कैसे। मान लो एक इंसान हो गया, ठीक है, ये ग्राउंड में खड़ा है। अब देखो उसको अपनी कंप्लीट इमेज देखना है बच्चों, उसको अपनी कंप्लीट इमेज देखना है। तो सबसे पहली बात,
कि क्या अगर यहाँ से निकलने वाली रे वो रिफ्लेक्ट होके मिरर में जाए और रिफ्लेक्ट होके हमारे आँख में पड़ेगी, तब हम जाके देखेंगे। और जो हमारा पाँव है, टो है, उसकी रे रिफ्लेक्ट होके हमारे आंख तक आए, तब हम उसको देख पाएंगे। तो हम ये जानते हैं कि जो लास्ट वाली सबसे ऊपर वाले हेड की रे है वो भी हमारे आंख तक पहुंचनी चाहिए और ये भी हमारे आंख तक पहुंचनी चाहिए। ऐसा मिरर दो कि जिससे जो नीचे वाले पोर्शन की है वो भी रिफ्लेक्ट होके हमारे आंख पे आए और ऊपर वाले पोर्शन की है वो भी रिफ्लेक्ट होके हमारे आंख पे आए, तभी तो वो हम कंप्लीट इमेज देख पाएंगे, वरना अगर ऐसा नहीं है तो हम नहीं देख पाएंगे। हम सपोज करते हैं कि मिनिमम लेंथ क्या हो गई बच्चों, कि ये मान लो ये टॉप मोस्ट पॉइंट है, तो यहाँ से रे आई है ना, इसके टॉप मोस्ट पॉइंट से टकराई और हमारे आँख में ये हो गई हमारी आँख, तो यहाँ पे इमेज बनाई। ठीक है, चलो ये तो समझ में आ गया सर कि यहाँ से अगर मान लो अगर ये मिरर इससे थोड़ा और छोटा होता तो क्या होता, अगर ये मिरर बच्चों इससे थोड़ा और छोटा होता तो क्या होता कि ये जो ऊपर वाली रे है ये तो सीधी निकल जाती, आपको इसकी इमेज नहीं बन पाती। इसलिए हमें हमेशा ध्यान रखना है कि पूरी रेज आए तभी ना कंप्लीट इमेज बनेगी। और मान लो दूसरा कंडीशन क्या है, ये टो से आने वाली रे आपको सीधे आंख में मिले। ठीक है, अब यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी फॉलो होना चाहिए। सबसे पहले ही अगर मान लो इस पॉइंट पे अगर बात करें तो यहाँ पे भी क्या हो गया, अगर यहाँ पे देखोगे तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होगा। ठीक है, ये एंगल 90 होगा, ये भी एंगल 90 होगा और ये कॉमन साइड है। तो आप क्या बोल सकते हो, बहुत ध्यान से देखोगे, आप ये बोल सकते हो सर अगर ये x होगा तो ये भी क्या होगा, x होगा। इसी तरह अगर नीचे वाले के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन देखोगे तो एक चीज़ बताओ, अगर ये थीटा होगा तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से ये एंगल 90 है तो ये भी 90 होगा, तो ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो तीसरा एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल। यहाँ से हम सारी चीज़ें अगर देखेंगे तो हम क्या पाएंगे कि ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ क्या होगी, बराबर होगी। ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ बराबर होगी। तो अगर इसको बाई बोलोगे तो ये भी क्या होगा, बाई होगा। तो अगर मैं बोलूं कि अगर लेंथ ऑफ द मैन या लेंथ ऑफ अ पर्सन की बात करें तो वो क्या होगा, x प्लस वाई प्लस वाई। ठीक है, अब लेंथ ऑफ अ मिरर किसके बराबर होगी, सर यहाँ से लेके यहाँ तक की, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस। तो अगर मैन की टोटल लेंथ बात करें या पर्सन की टोटल लेंथ बात करें तो 2 × x प्लस वाई हो जाएगा। और वहीं पे अगर मिरर की बात करें तो मिरर की क्या है कि x प्लस वाई। तो आप खुद ही देख लो कि मैन की जो या पर्सन की जो इमेज है वो ट्वाइस, जो हाइट है वो ट्वाइस दैट ऑफ मिरर। अगर मिरर इससे छोटा ले लो, मान लो यहाँ इतना और इतना मिरर ले लो, तो यहाँ से निकलने वाली रे जो ऐसे गई थी वो आपको नहीं दिखेगी। तो हो सकता है आपको इतना से इतना ही दिखे या यहाँ से यहाँ तक दिखे, तो कुछ भी पॉसिबल है। ठीक है, तो इस तरीके से हम सारी चीज़ों को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं और ऑब्जर्व कर सकते हैं। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक इसी तरह का क्वेश्चन है जिसमें क्या है, मिनिमम लेंथ ऑफ अ प्लेन मिरर रिक्वायर्ड बाय अ मैन स्टैंडिंग इन द मिडवे ऑफ द रूम टू सी द बैक बॉल कंप्लीटली। ठीक है, अब आओ देखते हैं ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक दीवार है, अब उसके बीच में एक इंसान खड़ा है, एक रूम है जिसपे 2 साइड्स हैं। ठीक है, अब 2 साइड्स कौन कौन सी हैं, एक साइड ये हो गई जिस पे एक क्या लगा होगा बच्चों, मिरर लगा होगा। ये मान लो ये मिरर लगा है। ठीक है, अब यहाँ पे बीच पे क्या है, एक पर्सन खड़ा हुआ है। क्या है, एक पर्सन खड़ा हुआ है और वो पीछे वाली दीवार की कंप्लीट इमेज चाहता है। क्या चाहता है, पीछे वाली दीवार की सोचता है कि उसको क्या मिल जाए बच्चों, कंप्लीट इमेज। तो उसके लिए आपको रिलेशन बताना है, उसके लिए आपको रिलेशन बताना है कि बॉल के रिस्पेक्ट में मिरर की हाइट कितनी होगी, बॉल के रिस्पेक्ट में मिरर की हाइट कितनी होगी। तो आइए देखते हैं। सबसे पहली बात अगर बात करें तो यहाँ से निकलने वाली रे जो है ये यहाँ पे जाएगी, यहाँ पे जाएगी और रिफ्लेक्ट होके पर्सन के अगर बात करें तो कहाँ पे आनी चाहिए, पर्सन की आंखों पे आनी चाहिए। कहाँ पे आनी चाहिए, पर्सन के आंखों में। तो मान लो पर्सन की आंखें कहाँ पे हैं, यहाँ पे हैं। ठीक है, यहाँ पहुँच गई। अब देखो
अब दोबारा जो यहाँ से निकलने वाली रे है, यहाँ से निकलने वाली रे है, इस पॉइंट से ये भी यहाँ पे जाएगी और ये भी रिफ्लेक्ट होके कहाँ पहुँचेगी बच्चों, आँखों में पहुँचेगी। समझ में आ गया। अब एक चीज़ बताओ, आपने बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम पढ़ी है क्या? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम पढ़ी है क्या? अगर ये डिस्टेंस अगर क्या हो जाए, ये डिस्टेंस की अगर बात करें, अगर ये x होगी तो यहाँ पे हाफ डिस्टेंस पे कहाँ पे पर्सन कहाँ पे खड़ा है बच्चों, d डिस्टेंस, मतलब आधी डिस्टेंस पे। अगर टोटल डिस्टेंस 2d हो गया तो ये क्या होगा, आधे पे खड़ा होगा। अगर ये x है तो अब BPT से अगर ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो हम क्या बोल सकते हैं, x अपॉन 2d इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x डैश अपॉन d। दोनों क्या हो गए बराबर, तभी एंगल क्या है, tan थीटा क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ से अगर देखोगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आएगा x/2। अगर ये x/2 है, ये x/2 है तो ये भी क्या होना चाहिए, x/2। कैसे सर, देखो ये एंगल I इज इक्वल्स टू एंगल R। देखो एंगल I इज इक्वल्स टू क्या होगा, एंगल I इज इक्वल्स टू एंगल R। मतलब यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बन जाएंगे, यहाँ पे क्या बन जाएंगे बच्चों, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बनेंगे। और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में हमेशा क्या होती है, साइड्स इक्वल होती हैं। तो ये x/2 है तो ये भी क्या होगा, x/2 होगा। ऐसे ही नीचे वाले में देखोगे अगर, तो नीचे वाले में अगर कंप्लीट डिस्टेंस ये अगर y होगी तो ये क्या होगा, ये सिर्फ इतनी डिस्टेंस की अगर बात करें तो ये क्या होगा, y/2 होगा। तो ये भी क्या होगा, y/2 होगा। तो यहाँ से अगर देखोगे तो कंप्लीट लेंथ की अगर बात करें तो हमें क्या दिख रहा है, ऊपर से x, ये क्या हो गया, x/2 हो गया। फिर क्या हो गया, यहाँ से क्या हो गया, y/2 हो गया। तो बहुत ध्यान से अगर देखोगे बच्चों तो टोटल लेंथ ऑफ द बॉल क्या हो गया, टोटल लेंथ ऑफ द बॉल हो गया x प्लस x/2 प्लस y/2 प्लस y। और इसको हम क्या बोल सकते हैं, 3/2 x प्लस वाई। इसको अगर सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 3/2 x प्लस वाई। और लेंथ ऑफ द मिरर की अगर बात करें तो लेंथ ऑफ द मिरर की अगर बात करें तो ये किसके बराबर आएगा, इसके बराबर। और इसकी लेंथ कितनी है, x/2 प्लस y/2, x/2 प्लस y/2। तो यहाँ से देखोगे 1/2 ऑफ x प्लस वाई, 1/2 ऑफ x प्लस वाई। तो कहाँ जो टोटल हाइट है उसके रिस्पेक्ट में मिरर का हाइट कितना है, अगर दोनों का रेशियो निकालोगे तो क्या आएगा, दोनों का रेशियो निकालो तो 1/3 आएगी। अगर मिरर की हाइट क्या निकालना है, हाइट ऑफ मिरर अपॉन हाइट ऑफ बॉल निकालो। तो अगर दोनों को सॉल्व करोगे, दोनों को ऊपर नीचे रखोगे तो ये कितनी वैल्यू आएगी, 1/3 आएगी। कितनी आएगी बच्चों, 1/3। तो आई होप सो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि आपका लाइक, सब्सक्राइब और शेयर हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।